हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन आर एंड आर स्क्वायर। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले सभी वीडियो का लिंक गिवन है, तो वहाँ जाके आप पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें और पिछले वीडियो को भी देख लें ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से मिल सके। तो आज के लेक्चर में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो जो आपको पीपीटी वगैरह है सब टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। जैसे आपको कुछ डेफिनेशंस पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन सेट, किसी ने पूछा तो ओपन सेट का डेफिनेशन क्या होता है, क्लोज सेट का डेफिनेशन, ओपन सेट, क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट, ये सब होते क्या। सिंपल सी बात है, ओपन सेट के लिए आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब नेबरहुड तो आपको सबको पता होगा, आपके आसपास के लोगों को नेबरहुड कहा जाता है। तो ऐसे ही सेट के अंदर भी नेबरहुड का कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए दो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक सेट चाहिए। सेट किसका लेंगे, रियल लाइन पे बात कर रहे हैं तो रियल नंबर का एक सेट ले लो। इस पॉइंट को इस सेट का क्या कहना है, नेबरहुड कहना, सॉरी इस सेट को इस पॉइंट का नेबरहुड कहना है। तो सिंपल सी बात है, एक बीच में कोई इंटरवल आ जाए जिसमें ये x बिलोंग करती है और ये इसके अंदर कंटेन कर जाए, तो a इज अ नेबरहुड ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, किसी पॉइंट को, जैसे मान लो ये एक सेट है, मैं यहाँ पे भी इंटरवल नहीं, सपोज इस तरीके का कुछ सेट है और इस पॉइंट को इस सेट का नेबरहुड कब कहूँगा, जब एक ऐसी इंटरवल एग्जिस्ट हो जाए जो इस पूरे बड़े वाले सेट के अंदर बिलोंग करे। मतलब ये जो पूरा सेट है तो एक ऐसा नेबरहुड, एक ऐसा इंटरवल जो इस सेट के अंदर हो और ये x जो है इस इंटरवल को बिलोंग करता हो, तो हम कहते हैं ये जो बड़ी वाली सेट है वो क्या हो जाएगा, इस x का नेबरहुड हो जाएगा। तो ओपन सेट क्या होता है, तो a को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सेट। a इज एन ओपन सेट। जब ये a जो है इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। मतलब मैं कोई भी x उठा लूँ सेट का, जो a है ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड। ठीक है, तो a के किसी भी पॉइंट का एक a क्या हो जाएगा, नेबरहुड। तो हम कहते हैं इसको कि a क्या हो जाएगा, ओपन सेट। दैट मीन्स a इज एन नेबरहुड ऑफ एवरी इट्स, मतलब ए सेट के हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। या फिर उसे हम और एक डेफिनेशन दे देते हैं, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है कि अगर x और a, अगर ये जो x है a का नेबरहुड हो गया तो x को हम लोग क्या बोल देंगे कि ये x इज ए इंटीरियर पॉइंट। तो किसी भी सेट को ओपन कब कहते हैं, जब उसके सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए। अ सेट इज सेड टू बी इज सेड टू बी अ ओपन सेट if every point is an interior point of that set। तो हम लोग बोलते हैं A is an open set। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ओपन सेट। ऐसे क्लोज सेट सिंपल डेफिनेशन है कि अगर किसी सेट को आपको क्लोज बताना है तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन बता दो। जैसे एक F क्लोज, ये क्लोज सेट है, इसको शो करना है क्लोज सेट है, आप सिंपल क्या करो, F कॉम्प्लीमेंट को ओपन बता दो। अब F कॉम्प्लीमेंट को ओपन बताना, इसका मतलब अगर आप कोई भी x बिलोंग करोगे F कॉम्प्लीमेंट को, तो ऐसी एक नेबरहुड या फिर इंटरवल एग्जिस्ट हो जाएगी जो x बिलोंग करेगा AB को और AB कंटेन करेगा F कॉम्प्लीमेंट के अंदर। क्योंकि ओपन सेट है तो इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, नेबरहुड। मतलब इसके अराउंड एक ऐसी इंटरवल एग्जिस्ट करेगी जिसमें x बिलोंग करता है और वो पूरी तरीके से F कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करता है। तो ये डेफिनेशन है ओपन सेट का और क्लोज सेट का। क्लोज सेट का और एक डेफिनेशन है कि उसके सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर कंटेन करने चाहिए। अब लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन ये होता है कि L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, उसमें क्या कहते थे ओपन सेट में कि एक ऐसी ओपन सेट एग्जिस्ट हो जाए, एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट हो जाए या फिर कोई ऐसा डिस्टेंस जिसके अराउंड में अगर उस डिस्टेंस का एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कह रहा था हमसे
मैं कोई भी डिस्टेंस ले लूँ, एप्सिलॉन मतलब एक डिस्टेंस है, और इस एल पे खड़े होके एक नेबरहुड ड्रॉ करूँ, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, और ये मेरा एल है। तो इसके अंदर सेट के, मतलब ये सपोज मेरा ए सेट के पॉइंट है, ये जो ए सेट के पॉइंट है ना वो इनफाइनाइट होने चाहिए। एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है ये स्टार्ट होता है कि ए का कम से कम एक पॉइंट तो होना चाहिए, और वो उस पॉइंट को छोड़ के, जैसे एल को मैं ए का लिमिट पॉइंट बोलूंगा, तो एल के अराउंड जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो एल को छोड़ के कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट तो होना चाहिए। और जब मैं ये एल को छोड़ के बात करता हूं ना, अगर एक पॉइंट भी आ गया तो हम लोग प्रूव करते हैं कि वो कितना आ जाता है, इनफाइनाइट पॉइंट। कैसे प्रूव करते हैं, क्या कह रहा है कि एल को छोड़ने के बाद एक पॉइंट तो आनी चाहिए। तो अगर मैं मान लेता हूं सपोज फाइनाइट पॉइंट है, तो उन सारे फाइनाइट पॉइंट का कुछ तो डिस्टेंस होगा एल से, तो मैं एक काम करूंगा, सबका मिनिमम डिस्टेंस ले लूंगा और एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करूंगा जो उन हर एक डिस्टेंस से भी कम हो। तो मतलब उस डिस्टेंस के अराउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्कल समझते हैं, ठीक है, ये मेरे पास सपोज एक सेट है और ये मेरे पास एल है, और ये ऐसे फाइनाइट पॉइंट है। ये देखो, ये मेरे पास सपोज एक एल है और ये सपोज फाइनाइट पॉइंट है। जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये मेरे पास एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसके पास यही सारे फाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। फाइनाइट पॉइंट तो इस तरीके से कर सकता हूं। तो अगर मुझे फाइनाइट पॉइंट मिल गए तो मैं इससे एक डिस्टेंस बना दूंगा, सबका डिस्टेंस होगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा, सपोज डेल्टा 1 डेल्टा 2 सबका डिस्टेंस है। तो मैं एक डेल्टा चूज करूंगा जो हर एक डेल्टा आई का मिनिमम होगा। तो जब मिनिमम, तो एक मैं ऐसा नेबरहुड जब चूज करूंगा तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहे सेट के, तो सेट का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या नहीं हो गया, लिमिट पॉइंट नहीं हो गया। क्योंकि लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि आप कोई भी एप्सिलॉन ड्रॉ करो तो उसके अंदर सेट का एक पॉइंट तो होना चाहिए, वो भी एल को छोड़ के। एल तो रहेगा ही, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो क्लोजर में आता है। अगर उस पॉइंट को भी लेके आ जाएंगे तो वो क्लोजर आता है। तो क्लोजर में क्लोजर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेट के पॉइंट में इंक्लूड कर देते हैं लिमिट पॉइंट। मैं बातें बता दूंगा, पहले समझो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी एल को मैं लिमिट पॉइंट कब कहूंगा, जब उसके अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। तो एक सिंगल पॉइंट का यूज करके हम लोग क्या प्रूव करते हैं, सेट के कितने पॉइंट आने चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। अब उसी में अगर इनफाइनाइट पॉइंट में कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेवलप करूं कि अनकाउंटेबल, तो उसे हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। लिमिट पॉइंट का और एक नाम है, जब हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बात करते हैं उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट, एसीपी, एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट मतलब उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, कोई भी नेबरहुड, तो सेट का इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल है तो कंडेंसेशन पॉइंट, अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट। और अगर सपोज उस पॉइंट को छोड़ के भी अगर कोई पॉइंट नहीं आ रहा तो उसे हम लोग क्लोजर कहते हैं। तो जब क्लोजर आपको निकालना है तो क्लोजर का डेफिनेशन क्या होता है, सेट के पॉइंट में उसके सारे लिमिट पॉइंट मिला दो, सेट का पॉइंट और उसके सारे लिमिट पॉइंट का इसे हम कहते हैं क्लोजर। तो क्लोजर का अलग से डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, इसी में ऐड कर दो कि लिमिट पॉइंट प्लस सेट का पॉइंट, उसे हम कहते हैं क्लोजर। तो सेट को क्लोज सेट का ये भी एक डेफिनेशन है कि जो लिमिट पॉइंट है वो सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। अगर ए क्लोज है तो एल अगर एक लिमिट पॉइंट है तो ए एल बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो हम लोग ए को कहते हैं क्लोज सेट। ए सेट टू बी क्लोज इफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट कंटेन्स, इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। जब ए क्या करेगा, कंटेन्स करेगा हर एक लिमिट पॉइंट को, तो सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज। फिर उसी में कनेक्टेड का डेफिनेशन तो आपको पता होगा। कनेक्टेड को ऐसे समझो, अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड इन आर इफ एंड ओनली इट इज एन इंटरवल। वो एक क्या हो जाए, इंटरवल हो जाए। कनेक्टेड इंटरवल, इंटरवल कनेक्टेड इन रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर कनेक्टेड एंड इंटरवल दोनों चीज इक्विवेलेंट है। तो अगर आपको कनेक्टेड पता चल गया तो आपको इंटरवल पता चल जाएगा, इंटरवल पता चल गया तो कनेक्टेड। ये दो सेट है, सपोज ये 1 2 और ये 3 4, ये इंटरवल नहीं है तो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड समझ में, सीधे समझ में आ रहा है कि मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि इसका दो पॉइंट
अब रियल लाइन से होते हुए जाओ, लेकिन सेट के बाहर नहीं जाना है। किसी भी सेट को हम कनेक्टेड तब कहते हैं जब उसके हर दो पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो बिना सेट के बाहर जाए। अब देखो, अगर मुझे इस दो पॉइंट को कनेक्ट करना है तो मैं बिना सेट के बाहर जाए इसको कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना सेट के बाहर है, इस सेट के अंदर नहीं। ऐसे अगर मैं टोपोलॉजी में बात करूँ, एक सेट है सपोज इस तरीके से, ये दोनों सेट कनेक्टेड है? नहीं। क्यों कनेक्टेड नहीं है? क्योंकि इसके अगर इस दो पॉइंट को मुझे कनेक्ट करना है तो इस कनेक्ट करने के लिए मुझे, अगर मैं इस तरीके से भी जाऊँ, किसी भी तरीके से जाऊँ, मुझे सेट के ये सेट के बाहर से होते हुए जाना होगा। तो जब भी किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए अगर हम बाहर के सेट का यूज कर रहे हैं तो मतलब वो सेट कनेक्टेड नहीं होता। कनेक्टेड का सीधा कहना है कि उस सेट के हर दो पॉइंट को आप बिना सेट के बाहर जाए कनेक्ट कर दो। जैसे ये सेट है, ठीक है, इस सेट को हम लोग कनेक्टेड कब कहेंगे? आप इसके किसी भी दो पॉइंट को चाहे जैसे मर्जी कनेक्ट कर दो, बट सेट के अंदर रह के। देखो ये सेट कनेक्टेड है, कंडीशन ये कि सेट के बाहर नहीं जाना है। इस दो पॉइंट को कनेक्ट करना है, देखो यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, अब सेट के बाहर नहीं जा रहे हो। मेरा सेट क्या है? ये पूरा सेट है, तो इसके हर दो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये सेट कैसा हो गया? कनेक्टेड हो गया। ये सब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आर स्क्वायर की। रियल नंबर पे तो हो गया, क्योंकि जितने भी इंटरवल होते हैं वो सारे कनेक्टेड हो जाते हैं। और इंटरवल का भी डेफिनेशन पता होगा आपको कि किसी भी सेट को, एक आई है, इसे मैं इंटरवल कहूँगा कब? जब कोई भी दो पॉइंट ले लूँ आई में, ठीक है, और सपोज ऐसे मान सकते हैं, सपोज ए इज लेस देन बी और आई एक इंटरवल है। अरे सपोज आई एक सेट है, ठीक है, आई को मान लेते एक सेट है और कोई दो पॉइंट सपोज इस आई के अंदर बिलोंग कर रहा है वेयर ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है और ए बी बिलोंग कर रहा है आई को। अब एक सी ले लूं जो इस ए और बी के बीच में है, तो सी जो है वो आई के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब इंटरवल का कोई भी अगर आप दो पॉइंट ले रहे हो, इंटरवल का कोई भी दो पॉइंट ले रहे हो, तो उसके मिडल की पॉइंट हमेशा इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगी, अगर वो इंटरवल है। और अगर सपोज वो नहीं बिलोंग कर रहा है तो आप इंटरवल वर्ड नहीं यूज कर सकते, वो एक सेट है, इंटरवल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब इसमें क्या हो रहा है? 1 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 2.5, 1 बिलोंग कर रहा है आई के अंदर, 4 बिलोंग कर रहा है आई के अंदर, 2.5 ये 1 और 4 के बीच में है, बट 2.5 मेरा आई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर आई इज अ सेट नॉट एन इंटरवल। वो एक सेट तो होगा बट कोई इंटरवल नहीं, तो देयरफॉर ये सेट क्या नहीं होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। तो आप इंटरवल का डेफिनेशन यूज करके कनेक्टेड शो कर सकते हैं। बाकी टोपोलॉजी आर स्क्वायर के अंदर हम सिंपल क्या करेंगे? इसके हर दो पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो बिना सेट के बाहर जाए। A set is said to be connected if every two point connect without lying outside the set। बिना सेट के बाहर जब सेट के हर दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो उसे हम कहते हैं कनेक्टेड सेट। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट का डेफिनेशन ये होता है कि सिंपल, जैसे अगर आपको कोई, मान लो ये एक सेट है, इस सेट को आप क्या कहना चाहते हो कि ये कॉम्पैक्ट है। तो अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे नेबरहुड है, सपोज ये छोटे छोटे ओपन इंटरवल है जिसको क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं ओपन कवर, कलेक्शन ऑफ ओपन कवर, ठीक है। ये ओपन कवर है जो इसको क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। सपोज जी आई, ये जी आई है, इनका यूनियन क्या कर रहा है? पूरे सेट को कवर कर रहा है। ये सपोज S इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर S को ये ओपन कवर कर रहा है तो इन सारे ओपन कवर में से कुछ फाइनाइट सब कवर होंगे, मतलब जी आई यूनियन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, जो फिर से इस सेट को कवर करेंगे। मतलब ये जो अब कवर होंगे वो सब कितने कवर होंगे? ये फाइनाइट कवर होंगे। यानी कि एवरी ओपन कवर एडमिट इट्स फाइनाइट सब कवर। यानी कि एस को कवर करने वाले जितने भी ओपन कवर का कलेक्शन है
उसके पास कुछ फाइनाइट सब कवर होंगे जो इस सेट को क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सेट। बट डेफिनेशन का यूज़ हम नहीं करते हैं, हम थ्योरम का यूज़ करते हैं, हिन-बोरेल थ्योरम, कि किसी भी सेट को अगर एक आप सबसेट ले रहे हो रियल नंबर का या फिर आर स्क्वायर का ही पकड़ लो, इस ए को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे जब ये दो कंडीशन, एक तो क्लोज हो जाए, एक तो बाउंडेड हो जाए। क्लोज अभी हमने पढ़ा कि उसके अंदर उसके लिमिट पॉइंट कंटेन करे या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब पता है, किसी भी सेट को बाउंडेड कब कहते हैं, जब उसका लोअर बाउंड या अपर बाउंड एग्जिस्ट हो या फिर लेस देन एम, वेयर एम इज अ बाउंड, मतलब दोनों साइड से माइनस एम और प्लस एम, दो ऐसी पॉइंट मिल जाए जिससे वो बाउंड है, ठीक है। तो इस सेट को हम ऐसे सेट को हम बाउंडेड कहते हैं। मतलब सेट कॉम्पैक्ट कब होगा, जब वो बाउंडेड और क्लोज होगा। तो यहाँ तक आपको सारे डेफिनेशन क्लियर हो गए जो हम यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 है ना, इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड। पहला नोट कर लो, बाइनरी का मतलब होता है 0 1, इज ए स्ट्रिंग A1 A2 A3। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी एक 1 2 3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले रहे हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ऐसा बाइनरी ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो दो से ज़्यादा जब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसे वो एक स्ट्रिंग फॉर्म करता है। तो ये एक इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड इज ए स्ट्रिंग A1 A2 A3 ऐसे चलते जा रहा है इनफाइनाइट। इसमें हर एक A1 A2 के पास कितने ऑप्शन हैं, 2, 0 और 1, वेयर इच AN बिलोंग्स टू 0 1। फिक्स अ वर्ड, क्या कह रहा है, एक वर्ड फिक्स करना है S, जिसके पास S1 S2 S3 ऐसे, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, मैंने एक फिक्स कर दिया स्ट्रिंग कि Sn की वैल्यू 1 तभी होगी जब n प्राइम नंबर हो। पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैंने S को फिक्स क्या किया है। ये कह रहा है 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस होगा, जब n प्राइम नंबर है तब Sn की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगा। मतलब पहले पोजीशन पे 0, सेकेंड पोजीशन पे 1, थर्ड पोजीशन पे 1, फोर्थ पोजीशन पे 0, फिफ्थ 5 के प्राइम नंबर तो 1, 6 0, 7 1, 8 0, 9 0, 10 0, 11 1, 12 0, इस तरीके से चल रहे हैं। ये मैंने एक स्ट्रिंग फिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा वो दोनों, ये समझ में आ गया स्ट्रिंग को कैसे बनाया गया है कि S एक ऐसा एलिमेंट है जिसके हर पोजीशन पे 1 या 0 होगा। बट कंडीशन ये है कि Sn की वैल्यू 1 होगी सिर्फ और सिर्फ, Sn की वैल्यू Sn इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली n इज अ प्राइम। मतलब Sn की वैल्यू अगर 1 है तो वो प्राइम है, अगर प्राइम है तो उस पर वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे कि फिफ्थ पोजीशन पे अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर है। अगर किसी भी पोजीशन पे 1 आ गया मतलब उसका प्राइम है, और अगर वो प्राइम पोजीशन है तो उस पर वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ प्राइम पोजीशन पे ही 1 है, क्योंकि अगर उसके अलावा कंपोजिट पोजीशन पे 1 हो गया तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इफ एंड ओनली बता रहा है, तो मतलब बाकी सारे पोजीशन पे 0। ये एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया। अब देखो एक नया सेट डिफाइन किया कि सेट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग होंगे A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, कि ऐसी एक m एग्जिस्ट बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर को, सच दैट कि उस m के बाद सारे an जो है वो Sn की इक्वल हो जाएंगे। सारे an किसके इक्वल हो जाएंगे, Sn के इक्वल हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सीक्वेंस में जब कन्वर्जन का डेफिनेशन होता है कि अ सेट इज अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ लिमिट l, किसी एक लिमिट l पे, फॉर एक एप्सिलॉन ले लूं तो देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट स्टेज m सच दैट कि उस m के बाद, उस स्टेज के बाद हर एक पॉइंट जो है सीक्वेंस का उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाता है, उस l के अराउंड।
तो वो जो m एग्जिस्ट होता है वो फाइनाइट नंबर होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर मैं सेट को कंस्ट्रक्ट करूं, ये क्या कह रहा है, पर थोड़ा ध्यान समझो। एक सेट बनाना है, सेट के अंदर में अगर कोई भी स्ट्रिंग सेलेक्ट कर रहा हूं तो एक इस फॉर्म में होगा A1 A2 इस तरीके से होगा। तो ये जो A है ना, इसके पास ऑप्शन कुछ फाइनाइट टर्म तक ही है। इसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा पता है? Sn के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये किसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? Sn। मतलब इसके पास दो दो ऑप्शन कुछ फाइनाइट टर्म तक ही है। तो एक काम करता हूं, मैं एक एक पोजीशन फिक्स करता हूं, एक S1 डिफाइन करता हूं। हाँ, S1 के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे पता है? सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास ऑप्शन होगा। मतलब S1 के अंदर दो एलिमेंट होंगे, सपोज A और B, जिसमें से A क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे मैं 1 रख दूं, बाकी सारे पोजीशन सेम। सेकेंड पोजीशन पे 0 रख दूं, बाकी पोजीशन पे सेम। तो इसका मतलब हुआ क्या कि सिर्फ मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे ऑप्शन था, बाकी सारे पोजीशन फिक्स हो गए। तो इसमें m की वैल्यू क्या आ गई? m इज इक्वल टू 1। कि m के बाद m इज इक्वल टू 1 भी नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, m ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो मतलब इसमें क्या हो गया कि सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए ऑप्शन है, बाकी हर एक पोजीशन पे फिक्स है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसमें तो कोई केस नहीं है, m इज इक्वल टू 1 नहीं, m इज इक्वल टू 2 ले लो। मतलब 2 के बाद फिक्स हो जाएंगे, बाकी फर्स्ट पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। ऐसे सेकेंड S2 डिफाइन करता हूं, जिसमें 4 एलिमेंट बनेंगे। कैसे? A B C D। अब m की वैल्यू 2 होगी, मतलब 2 पोजीशन तक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1 से सेलेक्ट करूं 2, लेकिन उसके बाद सारे पॉइंट किसके इक्वल हो जाएंगे? Sn के इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये कि जैसे कि मैं A को सिलेक्ट करूं तो A के पास कैसे होंगे? फर्स्ट पोजीशन मेरी मर्जी, दोनों को 0 पुट कर दूं, लेकिन इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसके बाद मतलब m की वैल्यू क्या होगी? 2, m इज इक्वल टू 3। यानी थर्ड के बाद से इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगा? Sn के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि m एग्जिस्ट हो गए 2। ऐसे 0, एक बार 0 0 ले लूंगा, एक बार 0 1, एक बार 1 0 और एक बार 1 1। मतलब कह रहा हूं कि मेरे पास 2 पोजीशन के लिए ऑप्शन है, कि इसके पास भी कितने ऑप्शन है? 2। सेकेंड पोजीशन पे 2 ऑप्शन है। ऐसे में S3 डिफाइन कर सकता हूं। S3 में क्या होगा? मेरे पास पहले पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, सेकेंड पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, थर्ड पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। मतलब यहाँ पे m क्या हो गया? 4। ऐसे ही m इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा? इसके पास 2 ऑप्शन, सेकेंड पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, थर्ड पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, फोर्थ पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, उसके बाद फिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे कितने डिफाइन कर सकता हूँ मैं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर बार मेरे पास हर एक एलिमेंट के पास चॉइस कितने हैं? पहले बार कितने चॉइसेस थे? 2। सेकेंड टाइम हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस, तो मतलब पहले के पास 2 का स्क्वायर, अरे 2, और दूसरे के पास 2, मतलब 2 का स्क्वायर। ऐसे थर्ड में फर्स्ट पोजीशन 2, सेकेंड पोजीशन 2, मतलब अरे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ऐसे 2⁴। तो ऐसे हर बार है क्या? ये फाइनाइट है। और ऐसे कितने कलेक्शन लूंगा मैं? काउंटेबल कलेक्शन, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब फिक्स तो है नहीं, कंटिन्यू चलते जाएगा वो। तो जब मैं यूनियन लूंगा और जो भी सेट एग्जिस्ट हो रहा है वो फाइनाइट है, तो जब मैं काउंटेबल कलेक्शन ले लूंगा फाइनाइट सेट का, वो भी काउंटेबल होगा। और ये काउंटेबल कितने ले रहा हूँ? जितने नेचुरल नंबर है, क्योंकि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो ऐसे चलते जाएगा वो 3 4 5 6 7 8 9 10 से कंटिन्यू। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 से लेके m तक, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या हो गया? ये काउंटेबली इनफाइनाइट ऑप्शन है मेरे पास। ऐसे कितने डिफाइन कर सकता हूँ मैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। इस सेट के अंदर ऐसे कितने स्ट्रिंग होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो देयर आर काउंटेबली इनफाइनाइट। तो अब समझ में आया ना कितने सेट डिफाइन कर? एक में ये डिफाइन कर रहे हैं कि फर्स्ट के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन, बाकी सबको फिक्स कर देंगे जो S हैं। सेकेंड हम लोग
सेकेंड मतलब ऐसे यूनियन लेना पड़ेगा, और यूनियन कितने का लेना पड़ेगा, जितने मेरे पास m एग्जिस्ट होंगे, और m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे, बट होंगे क्या ये सारे काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल तो नहीं होंगे, फाइनाइट भी नहीं होंगे, 1 भी नहीं होगा, अनकाउंटेबल नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये कब आया था, ये तमिलनाडु को जो पेपर हुआ था 30 नवंबर 2020 को, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तमिलनाडु का जो 30 नवंबर का था उसी का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सिंपल है, n एक नेचुरल नंबर का है, एक मैप डिफाइन किया है नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल, मतलब n क्रॉस n से लेके n तक, और पूछ रहा है इंजेक्टिव, मतलब 1 1 पूछ रहा है। 1 2 3 4 एग्जाम्पल पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सेट 1 1 है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, एग्जाम में आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, इसके दो ही रास्ते हैं, या तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा सेट 1 1 है, या तो आपके माइंड में वो एग्जाम्पल आना चाहिए काउंटर एग्जाम्पल। अब काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम में आपको, तो आपको पहले से ही पता है, तब तो आपको चेक भी नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होना है, ताकि आप ये सोच सकते हो कि किस एग्जाम्पल को लेने से ये एलिमिनेट होगा। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तो 1 1 का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एफ एम एन या एफ ऑफ ए बी अगर इक्वल आ गया, तो ये 1 1 कब होगा, जब एम एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी के इक्वल। ये डेफिनेशन है सिंपल, किसी में भी सिंगल के लिए भी यही होता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देन ए इज इक्वल टू बी। तो ये डेफिनेशन। या फिर अगर एलिमेंट डिफरेंट है, या तो ऐसे प्रूव कर दो, इफ ए इज नॉट इज इक्वल टू बी implies that f of a is not is equal to f of b, या तो ऐसे कर दो। अब ध्यान से सुनो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक ले लेता हूँ f of 1 2, मतलब m के प्लेस पे 1 n के प्लेस पे 2 m के प्लेस पे 1 n के प्लेस पे 2, कितना आंसर आएगा, 1 2 2 प्लस 1 3 5, मतलब 1 2 का जो इमेज है वो किसके पास जा रहा है, 5 के पास। एक काम करता हूँ 2 1 ले लेता हूँ और चेक करता हूँ कि 2 1 का इमेज किसके पास जा रहा है। दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, क्योंकि 1 1 का डेफिनेशन ये है कि इफ ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी क्या आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब डिफरेंट आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, m के प्लेस पे 2 n के प्लेस पे 1 m के प्लेस पे 2 n के प्लेस पे 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 4 5। अब ये दोनों सेम आ गया, तो जब भी अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो उसके इमेज भी क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ए सेट के, मतलब कोई अगर एक सेट ले रहा हूँ डोमेन वाला सेट, अगर डोमेन के पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूँ तो को डोमेन का पॉइंट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन का पॉइंट तो चेंज हो गया, बट को डोमेन का पॉइंट सेम आ गया, यानी कि ग्राफ, अरे जो हमारा एरो डायग्राम है कुछ इस तरीके से। और इस तरीके के एरो डायग्राम कभी भी 1 1 नहीं होते, क्योंकि दोनों कहाँ, दोनों की इमेज क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो डिस्टिंक्ट डोमेन के एलिमेंट बट को डोमेन का एलिमेंट सेम, तो ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। अब सेकेंड, ये ऐसा एग्जाम्पल, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको सोचना पड़ता और एग्जाम्पल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो काउंटर एग्जाम्पल क्या लेना है, इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, m स्क्वायर प्लस n क्यूब। एक तो इसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं बात करूं तो 17 नंबर आता है, जो दोनों में कॉमन आता है। कैसे, 4 का स्क्वायर ले लो 1 का क्यूब, कितना आंसर आएगा 17, और 3 का स्क्वायर ले लो 2 का क्यूब ले लो, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 1 का क्यूब, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 1 का क्यूब 1, 16 प्लस 7 17, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 9 प्लस 8 17। मतलब ये हो गया कि 4 1 की वैल्यू क्या आ रही है 17, 4 3 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 17। मतलब को डोमेन का एलिमेंट डिफरेंट बट इमेज सेम, तो कभी भी 1 1 नहीं हो सकते। तो ये इससे सिंपल
एलिमिनेट हो गया, मतलब ज़्यादा दूर तक भी नहीं जाना था, 17 में आपको मिल रहा है। बट इसके लिए आपको थोड़ा एग्जाम में कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो इतना इजीली ये सॉल्व नहीं होता। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जितना लग रहा है उतना सिंपल ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में आप क्या करोगे, हो सकता है सबको, अगर आप प्रूव करने जाओगे डेफिनेशन से तो वैसे तो आपसे होगा ही नहीं, इसे काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट, या तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये 1-1 नहीं होता, ऐसे ये भी 1-1 नहीं होता, सिंपल समझ में आ रहा है। अगर ये 1-1 नहीं तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है। अच्छा, ये इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि m स्क्वायर है, क्योंकि निगेटिव तो आपको वैसे भी हटा दिया है, ठीक है। अगर यही फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं n क्रॉस n में और आपके पास ये m स्क्वायर ऑप्शन आता तो ये 1-1 हो जाता, बट ये हम लोग क्या कर रहे हैं, m क्रॉस n से लेके n तक जा रहा है, इसके लिए 1-1 नहीं है। बाकी यहाँ पे निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये m स्क्वायर आ गया इसके लिए ये 1-1 नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि निगेटिव को तो हमने पहले से हटा दिया। अब नेक्स्ट देखो, m स्क्वायर प्लस n क्यूब, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, और हमेशा कोशिश करने का एक नंबर 1 लेने के लिए। जैसे वहां पे हम लोग ने क्या लिया था, 1 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, हमेशा 1 से ही आपको मिल जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, पहले एक नंबर को 1 सेलेक्ट करके और फिर ढूंढो कि कौन सी सेकेंड वैल्यू उसके लिए इक्वल आएगी। तो 1, तो इसमें क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर, हाँ 8 का स्क्वायर 64 और 1 का क्यूब कितना आ गया 64। अब ये तो आपको पता ही होगा कि किसी एक नंबर का क्यूब 64 आता है, कौन सा, 1-4, 1 का स्क्वायर 4 का क्यूब, हो गया, मिल गया, मतलब सिंपल 8-1 और 1-4, सही है ना। हाँ, पहले का स्क्वायर लेना है और सेकेंड का क्यूब, कितना आंसर आ रहा है 64। फर्स्ट का स्क्वायर लेना है, सेकेंड का क्यूब, 64 आ गया, देखो दोनों में 1-1 आ गया, तो इसका मतलब ये 1-1 से हमारा बन जाता है। तो देयरफॉर इससे पता ये चला कि जब हमने इमेज लिया 8-1 का, ये भी किसको, इसकी इमेज क्या आ रही 64, जब हमने लिया 1-4, इसका भी इमेज क्या आ रहा है 64, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट डिफरेंट है, डोमेन के एलिमेंट सेम है, अरे कोडोमेन के एलिमेंट सेम है, तो देयरफॉर ये कभी भी 1-1 नहीं हो सकता, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमको लगता नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी 1-1 होगा, ये भी 1-1 होगा, क्योंकि निगेटिव को तो वैसे भी हटा दिया है, सिर्फ ये वाला आपको इजीली मिल जाता, बाकी ये तीनों आपको इजीली नहीं मिलते अगर आप एग्जाम के टाइम पे थोड़ा काउंटर एग्जाम्पल अच्छे से नहीं लोगे तो। ये आप प्रूव कर सकते हो, या फिर ये रिजल्ट भी है कि a⁻m b⁻n ये 1-1 फंक्शन तभी होता है जब a b का GCD 1 होना चाहिए, और क्लियरली 2-3 का GCD 1 है, अगर यही GCD 1 नहीं होता तो ये भी 1-1 फंक्शन नहीं होता। या प्रूव कर सकते हो सिंपल, f ऑफ a 2m 2n इज इक्वल टू 2n 3b, फिर ये साइड लाके फिर आप देख सकते हो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आता है। हाँ, अगर प्रॉब्लम कब होता है, जब इनका GCD 1, जैसे मैं 2m ले लूँ और यहाँ पे 6n ले लूँ, तो फिर ये 1-1 नहीं हो, बट अगर को प्राइम है तो फिर ये 1-1 फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब ये आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, इससे आपको ये आइडिया लग गया कि जब भी इस टाइप के आएंगे ये 1-1 फंक्शन होते हैं, बट कंडीशन क्या है कि 2 और 3 जो है a और b, इनका GCD कितना होना चाहिए 1, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, सेट अप ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिमिट लगा दो, सिंपल सी बात है। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट, मतलब सेट का लिमिट पॉइंट और सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट में डिफरेंस तो होता है, बट अगर ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट पे दोनों में डिफरेंस होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो सेट का लिमिट पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। जैसे -1/n, -1/n में -1 और जो 1 है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, बट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि सेट के लिमिट पॉइंट जो रेंज सेट है उसके लिमिट पॉइंट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं, -1 और 1, और फाइनाइट सेट कभी भी किसी का
अगर सेट के अंदर फाइनाइट पॉइंट है तो उसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो -1/n है, अगर आप इसका लिमिट पॉइंट निकालोगे तो इसका लिमिट पॉइंट आता है 0। क्यों 0? अभी हम लोग ने देखा कि लिमिट पॉइंट का मतलब 0 के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम शो भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है, फिर ये 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा। जब हम धीरे धीरे 0 को अप्रोच करेंगे ना, तो इसके अराउंड में आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ कर लो, आपको इस सीक्वेंस के या फिर इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। और ये प्रूव करने के लिए आप सिंपल आर्किमिडियन का यूज कर सकते हो। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या आएंगे? 0। तो ये सब रॉन्ग हो जाएंगे और सेक इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? 0। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या है इसके? 0। अब अगर इसे पूछा ये सेट क्लोज है तो आप बोलोगे नहीं। क्यों क्लोज नहीं है? क्योंकि 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, बट इस सेट के अंदर 0 बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ, ये क्लोज कब होगा? जब मैं इसी में यूनियन 0 ऐड कर दूं। एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर, अगर आप कोई भी ओपन सेट ले रहे हो रियल नंबर का, तो मैं हमेशा उसे एक्सप्रेस कर सकता हूं डिसजॉइंट काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट। ओपन सेट के काउंटेबल यूनियन और भी कैसे सारे होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए। तो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल ले लो और कैसे? काउंटेबल कलेक्शन। तो पहले तो ढूंढ लो, अनकाउंटेबल को हटा दो, काउंटेबल रहेगा और डिसजॉइंट होने चाहिए। अभी क्लोज को भी हटा दो, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस अगर एक सेट ऑफ रियल नंबर है विच इज बाउंडेड बिलो। अगर बाउंडेड बिलो है तो जो इन्फिमम एस होता है, अच्छा इन्फिमम एस जो है या तो वो सेट का पॉइंट होना चाहिए या तो फिर वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं क्लोजर। तो अगर एक्स सुप्रीमम है, एक्स सपोज अगर किसी सेट का सुप्रीमम है, तो या तो एस को बिलोंग करना चाहिए या तो एस के लिमिट पॉइंट को, मतलब वो क्लोजर को बिलोंग करना चाहिए। तो वही चीज है कि वो क्या होना चाहिए? हमेशा क्लोजर का पॉइंट होना चाहिए। नॉट अ क्लोजर पॉइंट, रॉन्ग, क्योंकि वो क्लोजर नहीं है, मतलब वो सेट का पॉइंट भी नहीं है, लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो मतलब वो कभी भी सुप्रीमम नहीं हो सकता। प्राइम नंबर ऐसा कुछ नहीं, नन ऑफ द रॉन्ग, वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेट का क्लोजर पॉइंट होना चाहिए। एस अगर सेट ऑफ रियल नंबर है बाउंडेड अबव सुप्रीमम का वही कॉन्सेप्ट कि वो क्या होना चाहिए? क्लोजर। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है जिससे आपका डेफिनेशन, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बहुत इसको मैं बता चुका हूं कि एक सेट ओपन क्लोज तभी होता है जब वो खुद एक्स हो जाए या तो एम्प्टी सेट। अब इसमें दोनों हटा दिया है तो क्लोज बोल रहा है, मतलब कभी भी ओपन नहीं हो सकता है। बाकी मैं सबके लिए काउंटर एग्जांपल दे चुका हूं। अब पहला वीडियो, अरे फर्स्ट नहीं, थर्ड वीडियो, ठीक है, थर्ड वीडियो आप देख सकते हो, रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 बोर्ड पे मैंने बताया था, वो आप चेक कर सकते हो। फाइनाइट सेट ओपन नहीं हो सकता क्योंकि ओपन का डेफिनेशन क्या है कि उसके हर एक पॉइंट इंटीरियर होगा और इंटीरियर के लिए नेबरहुड चाहिए, और नेबरहुड अपने अंदर क्या कंटेन करता है? इंटरवल, और इंटरवल को कंटेन करने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए। तो फाइनाइट पॉइंट है तो वो तो इंटरवल को कंटेन ही नहीं करेगा, तो ये तो ऐसे ही हट गया। अनकाउंटेबल सेट, अब फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट तो अनकाउंटेबल वैसे भी नहीं हो सकता, तो क्लोज सेट आ जाएगा, ठीक है। फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होता है, प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि फाइनाइट सेट का कैसे प्रूफ करते हैं? फाइनाइट सेट के जो अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे उससे क्लोज प्रूफ कर देते हैं, या फिर ये प्रूफ करते हैं कि उसके सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर आते हैं, क्योंकि उस फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है? एम्प्टी। फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एम्प्टी होता है, क्योंकि अच्छा फाइनाइट सेट को अगर प्रूफ करना डायरेक्टली कैसे प्रूफ करते हैं? क्लोज। फाइनाइट सेट के किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, सेट का कोई पॉइंट नहीं आता, अरे सेट के इनफाइनाइट पॉइंट तो कंटेन करेंगे ही नहीं, क्योंकि सेट के पास ही खुद फाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ से लाएगा? तो मतलब वो उसका एम्प्टी सेट आ जाता है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या आ जाएंगे? कोई भी नहीं, मतलब एम्प्टी सेट है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट अगर एम्प्टी है और एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर कंटेन करता है, मतलब लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, इसके लिए फाइनाइट सेट क्लोज है। सेट को नॉवेयर डेंस कहा जाता है। नॉवेयर डेंस का मतलब ये होता है कि डेंस का मतलब क्या होता है कि अगर उसके अराउंड आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो तो सेट का एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर आर के अंदर डेंस है, इसका मतलब ये कि रियल नंबर का कोई भी पॉइंट ले लो ना, उसके अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो रैशनल के एक पॉइंट आ जाते हैं। मतलब ये कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर ड्रॉ करूं
तो अगर इस x के अराउंड, मैं नेबरहुड ले लेता हूँ कि x के अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नेबरहुड होता है। इंटरसेक्शन q के साथ हमेशा नॉन एम्प्टी आता है। सीधी सी बात है, रियल के पास अगर रैशनल ले लूंगा तो क्लियरली नॉन एम्प्टी आ जाएगा। अगर इरेशनल भी ले रहा हूँ तो इरेशनल के अराउंड भी अगर नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी उसके अंदर रैशनल के पॉइंट आ ही जाते हैं। तो इससे हमारा डेंस का मतलब कि किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हो तो उस सेट का पॉइंट आना चाहिए, तो वो सेट क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है। तो नोवेयर डेंस का मतलब क्या होता है कि कहीं भी वो डेंस नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप नेबरहुड ड्रॉ करो तो उसके पास कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट नहीं होना चाहिए। जैसे फाइनाइट सेट एक कहीं भी डेंस नहीं होता, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे नेबरहुड ड्रॉ करो तो कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन नहीं करेगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है? अगर आप इसका क्लोजर लोगे तो फाइनाइट सेट ही आएगा, और फाइनाइट सेट पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो कहीं भी आपको इसके अंदर ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करेगा। तो क्लोजर ऑफ ई कंटेन्स नो नॉन एम्प्टी ओपन सेट। जब आप क्लोजर लोगे इस सेट का तो उसके अंदर कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन नहीं करना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोवेयर डेंस। बाकी ये सब रॉन्ग है। 81 कह रहा है इंटरसेक्शन निकालना है। इस फॉर्म के जितने भी सेट होंगे अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे हर बार जीरो तो बिलोंग ही करेगा, तो इसका पूरा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जीरो। ओपन सेट रॉन्ग, नॉट ओपन सेट, क्लियरली ओपन सेट है ये, रॉन्ग। तो इसका अंदर जीरो आ जाएगा, मतलब जब इंटरसेक्शन लोगे तो लास्ट में क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि जीरो हर एक सेट को बिलोंग कर रहा है। लिमिट पॉइंट पूछा है, सीधी सी बात है, सीक्वेंस में भी इसको कर सकते हो आप। बाउंडेड, लिमिट अप्लाई कर दो, जीरो, तो जीरो है, इकलौता लिमिट पॉइंट है। वन लिमिट पॉइंट और भी जीरो है, वन तो हो ही नहीं सकता, -1 भी नहीं होगा, बाकी तीनों रहो, -1 0 1 नहीं, तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। जीरो भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, -1 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका लिमिट पॉइंट कौन सा आएगा, वन लिमिट पॉइंट है, वो भी क्या है, जीरो। नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, ये मैंने बताया था, इसका लिमिट पॉइंट किसके फॉर्म में होता है, 1/k के फॉर्म में ना। इसका जब आप लिमिट पॉइंट, इस टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा 1/k, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म का, ये भी इसी फॉर्म का है, तो मतलब इसी फॉर्म के आएंगे और उसी में जीरो ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इसका जो लिमिट पॉइंट में कितने पॉइंट आएंगे, 1/k मतलब कितने पॉइंट है, पॉइंट कितने, जितने k होंगे, और k किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो इनफाइनेटली मेनी, 1 2 3 सब रॉन्ग। 1/k फॉर्म के जितने भी पॉइंट है वो सारे इसके लिमिट पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो आज यही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये यूजुअल ऑर्डर सेट, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो सब सिंपल क्वेश्चन थे। वो खाली डेफिनेशन के लिए था, जिससे कि आपका डेफिनेशन क्लियर होगा। बाकी 3-4 क्वेश्चन, जैसे स्टार्टिंग के 2 और बीच में 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।